नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए कहानी में। दोस्तों, ये कहानी बहुत मज़ेदार है तो पूरा सुनिए। रितिका अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। रितिका खूबसूरत तो थी ही, साथ ही वह सजने संवरने का भी शौक रखती थी। उनका परिवार काफ़ी संपन्न था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर में काम करने के लिए भी नौकर लगे हुए थे। रितिका अपनी माँ से ज़्यादा पिता की लाडली थी। रितिका के पिता रितिका की हर बात और हर जिद को खुशी खुशी पूरा करने को तैयार रहते थे। उसे कहीं आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। फलस्वरूप रितिका स्वच्छंद और आज़ाद ख्याल होती जा रही थी। रितिका की बढ़ती उम्र और उसके व्यवहार से उसकी माँ को बड़ी चिंता रहती थी। रितिका की माँ रितिका को थोड़ा काम सिखाना चाहती थी। वह चाहती थी कि रितिका थोड़ी जिम्मेदार बने। इसके लिए यह यदा कदा रितिका को टोक दिया करती थी, लेकिन रितिका के पिता हमेशा बीच में आकर उसका बचाव करने लगते और कहते कि शादी के बाद तो खुद ही उस पर जिम्मेदारी आ जाएगी, तो अभी तो उसे कम से कम आज़ाद घूमने दो। कुछ समय के बाद रितिका के पिता को रितिका के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़का विवेक एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था। वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। परिवार के नाम पर माता पिता और उसकी एक छोटी बहन गिन्नी थी। गिन्नी अभी पढ़ाई कर रही थी। बड़े ही धूमधाम के साथ विवेक और रितिका की शादी संपन्न हुई। एक नई नवेली दुल्हन बनकर रितिका ने अपने ससुराल में पहला कदम रखा। बड़े अच्छे से गृह प्रवेश और अन्य रस्मों को निभाया गया। उसके बाद रितिका को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया गया। इतनी सुंदर पत्नी पाकर विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं था। परिवार में सभी लोग रितिका को बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। विवेक भी रितिका का बहुत ध्यान रखता था। पलक झपकते ही शादी को 1 महीना बीत गया, मगर रितिका घर में कोई काम नहीं करती थी। परिवार में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सब सोचते कि कुछ समय में उसे खुद ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। वह सारा समय अपने कमरे में ही रहती थी। गिन्नी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती, लेकिन अपनी भाभी से कभी भी कुछ नहीं कहती थी। रितिका की सास की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिस वजह से वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, जिसके कारण गिन्नी के ऊपर काम का बोझ ज़्यादा ही बढ़ गया था। इस कारण वह पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। विवेक काफ़ी समय से ये सब देख रहा था। वह सोचता था कि रितिका धीरे धीरे खुद से ही घर के कामों में हाथ बटाने लगेगी, लेकिन इतने समय के बाद भी घर का कोई काम नहीं करती थी। उसकी लापरवाही देखते हुए एक दिन विवेक ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो रिति, गिन्नी मेरी छोटी बहन है। उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत काम रहता है। घर के कामों में उलझे रहने के कारण उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, और फिर इस उम्र में माँ से भी ज़्यादा काम नहीं किया जाता, इसलिए तुम भी घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा दिया करो। लेकिन रितिका उसकी बात समझने के बजाय विवेक पर ही भड़क उठी और बोली कि मैंने तो अपने मायके में कभी पानी भी खुद लेकर नहीं पिया है और ना ही कभी कोई काम किया है। मैंने शादी नौकरानी बनने के लिए तो नहीं की है, और अपने बालों को शीशे के सामने खड़े होकर संवारने लगी। विवेक को उससे ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे रितिका पर बहुत गुस्सा आया, पर फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा कि घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाती। फिर नारी का संपूर्ण सौंदर्य तो इसमें ही है कि वह अपने साथ साथ घर को भी संवारे। रितिका ने इसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर सो गई। विवेक ने भी बात को न बढ़ाकर चुप रहना ही उचित समझा। सुबह को जब तक रितिका सोकर उठी, विवेक ऑफिस जा चुका था। रितिका को ऐसी उम्मीद विवेक से नहीं थी। उसने तो सोचा था कि विवेक उसे प्यार से मनाएगा और उसे खुश करने के लिए बाहर घुमाने और खाना खिलाने के लिए ले जाएगा। रितिका बिना कुछ खाए पिए सारा दिन अपने कमरे को बंद करके लेटी रही। गिन्नी ने आकर उसे खाना खाने के लिए कहा भी, मगर उसने मना कर दिया। शाम को विवेक जब घर लौटा तो गिन्नी ने उसे बताया कि भाभी सुबह से भूखी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। विवेक तुरंत ही कमरे में गया और प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या अभी तक नाराज हो?
चलो खाना खा लो। रितिका तुरंत ही तुनक कर बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। विवेक ने उससे बोला, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी भूखा ही सो जाऊं तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो मैं खाना लाती हूँ, मुस्कुराते हुए रितिका ने कहा और उठकर खाना लेने चली गई। बात आई गई हो गई, मगर इसके बाद तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई। हर रोज़ उसकी नई नई फरमाइशें होने लगी। खाली वक्त में घर से बाहर घूमने निकल जाती और घर की ओर से एकदम लापरवाह हो गई। उसे घर का कोई ख्याल ही नहीं था। कई बार विवेक के मन में आता कि उसे डांटे, लेकिन फिर मन मार कर रह जाता। आज विवेक को ऑफिस जाने में पहले ही देर हो रही थी। उसने पहनने के लिए कमीज निकाली तो देखा कि उस पर प्रेस नहीं है। विवेक ने झल्ला कर रितिका को आवाज़ दी और बोला कि तुम घर में सारा दिन आराम करने और आईने के सामने खुद को निहारने के अलावा कभी और कुछ भी देख लिया करो। मेरी ये कमीज भी प्रेस नहीं है, क्या पहनकर ऑफिस जाऊंगा? लेकिन मुझे तो प्रेस करने नहीं आता, तुम गिन्नी से करवा लो। तुम्हें आता ही क्या है, सिर्फ श्रृंगार करना? कहकर विवेक बिना प्रेस की कमीज पहनकर ही ऑफिस चला गया। आज उसका मन ऑफिस में भी नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि शादी के बाद वह खुशहाल जीवन नहीं बिता पा रहा है। उसने अपने लिए जैसे पत्नी की कल्पना की थी, रितिका में उसकी उम्मीद का एक अंश भी नहीं था। देखने में तो रितिका बहुत खूबसूरत थी, उसमें किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन जीने के लिए उसने किसी सौंदर्य प्रतिमा की कल्पना नहीं की थी। उसने ऐसे जीवन साथी की कल्पना की थी जिसका तन के साथ मन भी सुंदर हो, जो मन से उसका ख्याल रख सके और उसकी भावनाओं को समझ सके। अरे यार, क्या भाभी की याद में खोए हुए हो? महेश की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। हाँ नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस पर महेश ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो हकला क्यों रहे हो? क्या शादी के बाद हकलाना भी शुरू कर दिया है? कभी भाभी जी को घर भी लेकर आओ। कब तक उन्हें यूं ही घर में छुपा कर रखोगे? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, किसी दिन समय निकाल कर हम दोनों तुम्हारे घर जरूर आएंगे, विवेक ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आज उसका मन घर जाने को नहीं हो रहा था, लेकिन घर तो जाना ही था। वह अनमना सा घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही गिनी ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद भाभी मायके चली गई। बहू बहुत गुस्से में लग रही थी। बेटा, क्या तुमसे कोई बात हो गई है? विवेक की मां ने घबराते हुए उससे पूछा। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, यूं ही चली गई होगी। उसे अपने घर गए हुए काफ़ी समय हो गया है, इसलिए अपने माता पिता से मिलने गई होगी, विवेक ने बात को संभालते हुए कहा। भैया, तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है, यह कहकर विवेक अपने कमरे की तरफ चला गया। बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे उसे रितिका की बहुत याद आ रही थी। किसी की याद आने पर खुशी से बीते हुए लम्हे भी दुखी कर देते हैं। ऐसा ही कुछ विवेक के साथ भी हो रहा था। विवेक जानता था कि जब तक वह रितिका को लेने नहीं जाएगा वह वापस नहीं आएगी, लेकिन वह ही उसे लेने क्यों जाए? वह अपने आप भी तो वापस आ सकती है, आखिर गलती भी तो उसकी है। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह बिस्तर से उठकर बाहर निकलकर गैलरी में टहलने लगा और सोचने लगा कि अगर वह रीति की तरह जिद करेगा तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। यदि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है तो क्या वह भी अपनी फर्ज भूल जाएगा? उसी रितिका के साथ किए गए अपने व्यवहार पर भी गुस्सा आने लगा। इसी कश्मकश में सुबह भी हो गई। उसने पूरी रात यूं ही जाग कर बिता दी। आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह रितिका को समझा कर वापस ले आएगा। रितिका के बिना उसे एक पल भी बिताना मुश्किल लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया बस रितिका के चारों ओर घूमती है। उधर रितिका भी कम दुखी नहीं थी, लेकिन उसका अहंकार उसके और विवेक के बीच दीवार बनकर खड़ा था। उसे हर पल ऐसा एहसास होता जैसे विवेक उसके आसपास ही है या फिर वहीं इसके इर्द गिर्द घूमती फिर रही है। वह अपने ही ख्यालों में गुम थी कि उसकी मां ने आकर उसे बताया कि नीचे विवेक आया हुआ है और तुम्हें बुला रहा है। रितिका के तो अपने कानों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। वह जल्दी जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ
अगर तुम खुशी से अपने माता पिता के पास रहने आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर नाराज होकर आई हो तो अपने घर वापस चलो। विवेक ने अधिकार से रितिका के हाथ पकड़ते हुए कहा। विवेक को इस तरह मिन्नत करते देख रितिका के मन में फिर से अहंकार जाग उठा। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम मुझे इसलिए ले जाना चाहते हो ताकि अपनी माँ और बहन के सामने मुझे लज्जित कर सको। विवेक ने इस बात पर नाराज होते हुए कहा, तुम पत्नी हो मेरी और मैं तुम्हारा पति होने के नाते इतना हक तो रखता ही हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती ले जा सकूँ। बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अपना सामान लेकर जल्दी आ जाओ। इतना कहकर विवेक कमरे से बाहर निकल गया। जाने की खुशी तो रितिका को भी कम नहीं थी, पर वह तो विवेक को यह जताना चाहती थी कि उसे उसका घर छोड़कर आने का कोई अफसोस नहीं था। घर पहुंचकर विवेक ने रितिका को कुछ नहीं कहा। मामला शांत हो गया था। अब तो विवेक ने उसे टोकना भी बंद कर दिया था। घर में कोई उससे कुछ भी नहीं कहना चाहता था। एक दिन विवेक ऑफिस से लौटा तो अपनी माँ को रसोई घर में काम करते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि गिन्नी को कॉलेज से आते वक्त कोई बाइक सवार टक्कर मारकर भाग गया, जिसके कारण उसके हाथ और पैर में चोट आई है। डॉक्टर अभी पट्टी करके दवा देकर गए हैं। विवेक ने देखा कि रितिका घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो उसने अपनी माँ से कहा, रितिका कहाँ है माँ? माँ ने थोड़े गुस्से में कहा, बहू तो सुबह से ही अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हुई है। शाम को 7 बजने वाले थे और रितिका का अभी तक कोई अता पता ही नहीं था। लगभग 10-15 मिनट के बाद दरवाजे की घंटी बजी। विवेक ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने रितिका खड़ी थी। विवेक को सामने खड़ा देख उसने कहा, अफसोस है, हम लोग फिल्म देखने चले गए थे, वापस आने में थोड़ी देर हो गई। बहुत थक गई हूँ आज, पर्स उतारते हुए रितिका ने कहा। विवेक चुप ही रहा। उसने रितिका से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब रितिका अपने कमरे से बाहर आई तो उसने डॉक्टर को जाते हुए देखा। मम्मी जी, अपने यहाँ कौन बीमार है? उसने आश्चर्य से पूछा। गिन्नी का कल एक्सीडेंट हो गया था और उसके हाथ और पैर में चोट आई है। डॉक्टर उसी को देखने के लिए आए थे। माँ ने बड़े रूखे और सपाट लहजे में उत्तर दिया। क्या गिन्नी को चोट लगी है? और घर में किसी ने मुझे बताया भी नहीं? तुम्हें शायद सुनने की फुर्सत नहीं थी बहू। सास के स्वर की तलखी को रितिका ने महसूस कर लिया था। वह तुरंत ही गिन्नी के पास उसके कमरे में पहुंची। अब कैसी हो गिन्नी? ठीक हूँ भाभी, धीमे से स्वर में गिन्नी ने जवाब दिया। मुझे तो तुम्हारे भैया ने भी कुछ नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है, रितिका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। उन्होंने आपको परेशान नहीं करना चाहा होगा भाभी, गिन्नी ने उसकी बात को टालते हुए कहा। मगर आज रितिका को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि वह अपने ही घर में कितनी अजनबी होकर रह गई है। शायद घर वालों की बेरुखी का कारण उसे मालूम था, लेकिन वह जानबूझकर ही अनजान बनी रहती थी। शाम को जब विवेक घर लौटा तो उसने शिकायत करते हुए कहा, तुमने बताया क्यों नहीं था कि गिन्नी को चोट लगी है? तुम पहले ही काफ़ी थकी हुई थी। विवेक ने बड़ा ही संक्षिप्त सा उत्तर दिया। और हाँ, आज शाम को मेरे एक दोस्त ने हमें खाने पर बुलाया है, तैयार हो जाना। बाहर घूमने जाने के नाम से ही रितिका बहुत खुश हो गई। वह जल्दी से अंदर जाकर तैयार होने लगी। एक पल के लिए उसे गिन्नी की चोट का ध्यान आया, मगर उसने जल्दी ही उसे नज़रअंदाज कर दिया और जल्दी ही वह विवेक के साथ घर से बाहर निकल गई। महेश के घर पहुंचकर वे लोग लिविंग रूम में बैठे और बातें करने लगे। इस दौरान रितिका की नज़रें घर के कोने कोने में घूम रही थी। वह हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख रही थी। घर बहुत ही साफ सुथरा और बड़े ही अच्छे ढंग से सजाया गया था। हर चीज़ बड़े ही व्यवस्थित ढंग से सजाई गई थी। औपचारिक बातचीत के बाद वे लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। रितिका और विवेक ने देखा कि महेश की पत्नी रश्मि ने तरह तरह की सब्जियां, रायता और मीठे में खीर बनाई थी। सारी चीज़ें देखने में एक से बढ़कर एक लग रही थी। विवेक से तो सब्र ही नहीं हो रहा था। उसने खाना शुरू किया। भाई, खाने में मज़ा आ गया। भाभी जी तो बहुत अच्छा खाना पकाती है। विवेक ने उंगलियां को चाटते हुए कहा, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। उसकी इस बात पर महेश ने खुश होते हुए रश्मि का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, ये तो बहुत सही बात कही है तुमने। रश्मि को पाकर मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही है। रश्मि जिस तरह से मम्मी पापा और मेरा ध्यान रखती है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है।
पूरा दिन वह बिना किसी शिकायत के हम सब की ज़रूरतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वह अपने साथ साथ घर को सजाने संवारने का भी पूरा ध्यान रखती है। अगर वह एक दिन के लिए भी कहीं चली जाए तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। वो हर तरह से सर्वगुण संपन्न है। इतनी अच्छी और सुंदर बीवी को पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। उसकी बातों को सुनकर रश्मि शर्माते हुए कहती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? हाथ छोड़िए मेरा। मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने परिवार की खुशी के लिए करती हूँ। अपने परिवार के लोग को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। ये मेरे परिवार के सदस्यों के लिए मेरा फर्ज है। ऐसे ही सब हंसी मजाक के साथ बातचीत करते रहे। रितिका उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। आज उसका परिचय प्यार के एक नए रूप से हो रहा था। यह भी तो प्यार है, कितना पवित्र, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना लिए हुए उसे महसूस हो रहा था कि प्यार सिर्फ वह नहीं जो रात के अंधेरे में किया जाए। प्यार के तो और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन उसने कभी विवेक की पसंद नापसंद जानने की भी कोशिश ही नहीं की और ना ही कभी उसकी कही किसी भी बात का मान ही रखा है। उसने हमेशा अपनी आकांक्षाओं को ही महत्व दिया। आज महेश के घर से लौटने पर रितिका के मन में हलचल मची हुई थी। उसके साथ होने वाली इस घटना ने उसे आज ये एहसास दिला दिया कि नारी संपूर्ण केवल सजने संवरने से ही नहीं होती, बल्कि अपने फर्ज पूरे करने और अपने जिम्मेदारी उठाने से होती है। अपने कर्तव्य को पूरा करने पर ही वह सर्वगुण संपन्न कहलाती है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह आज से और अभी से अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी और किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। तो देखा ना दोस्तों, कैसे सुधर गई रितिका। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और एक लाइक भी कीजिए।